गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म तुम्हारी बुक में लिखी और तुम लोग जानते भी हो। इसका मीनिंग क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहले तो ये देखते हैं कि एक्वायर्ड का मतलब क्या है, यानी कि ऐसी इम्यूनो डेफिशिएंसी जो कि एक्वायर्ड हो सकती है, यानी कि एक पर्सन से अगली जनरेशन में ये ट्रांसफर हो सकती है इम्यूनो डेफिशिएंसी ना, उसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी कहते हैं। और सिंड्रोम का मतलब है कि यहाँ पर मल्टीपल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर मल्टीपल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उस पर्सन में, यानी कि उसको कई सारे इन्फेक्शंस हो जाएंगे, जैसे बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, और इस वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है जल्दी। और कारण इसका क्या होता है इतने सारे इन्फेक्शंस का, कि उसमें हो गई इम्यूनो डेफिशिएंसी जो कि अगली जनरेशन में वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अब इसको ये लिखा है इन्होंने, इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज, ये जन्म से प्रेजेंट नहीं होती, नॉट ए कंजेनाइटल डिजीज, ये किसी व्यक्ति में जन्म से नहीं प्रेजेंट होता जब तक कि उसकी मदर ने उसमें ट्रांसफर ना किया हो। इसके बाद 1981 में पहली बार रिपोर्ट किया गया, इन द लास्ट 25 years or so it has spread all over the world killing more than 25 million। सबसे पहले ये डिस्कवर किया गया था अमेरिका में होमोसेक्सुअल्स पीपल में, होमोसेक्सुअल्स में, और साथ में ड्रग एडिक्ट्स में जो कॉमन सिरिंजेस यूज कर रहे थे उन लोगों में सबसे पहले डिस्कवर किया गया। एड्स कॉज होता है एक वायरस से जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। ठीक है, HIV का जो नाम है वो HTLV भी है, HTLV। HTLV का मतलब होता है ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। HIV का ही दूसरा नाम ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस है, क्योंकि इस वायरस के जो टारगेट सेल्स होते हैं वो हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाने वाले टी सेल्स, और टी सेल्स में भी कौन से? टी हेल्पर सेल्स। इसके अलावा मैक्रोफेज सेल्स, इन दोनों सेल्स को ये इफेक्ट करता है। ऐसा क्या कारण है कि इन दोनों सेल्स को इफेक्ट करता है? इन सेल्स के सरफेस पर पाया जाता है एक टाइप का प्रोटीन जिसको कहते हैं CD4 प्रोटीन, और इसको CD4 प्रोटीन को CD4 रिसेप्टर भी कहा जाता है, क्योंकि किसको रिसीव करता है? ये वायरस को रिसीव करता है। तो जिन सेल्स के ऊपर CD4 नाम का ये प्रोटीन यानी रिसेप्टर होगा उन सेल्स को कहेंगे CD4 सेल्स, और वो CD4 सेल्स कौन से हैं? वो ये दोनों हैं। इसका मतलब जैसे सपोज करो कि ये टी हेल्पर सेल है, तो इसके सरफेस पर कौन से प्रोटीन्स पाए जाएंगे? CD4। ये CD4 किस चीज में हेल्प करेंगे? जैसे वायरस आएगा वायरस से कांटेक्ट करने में हेल्प करेंगे, इसीलिए इन्हें रिसेप्टर कहा जाता है। तो बॉडी में सिर्फ दो ही सेल्स हैं जहां से ये होता है। और अब तुम देखो, मैक्रोफेज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का पार्ट है, यानी लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है, और टी हेल्पर सेल हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी का पार्ट है। तो इसीलिए इम्यून सिस्टम हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी दोनों ही इफेक्ट होती हैं। और जब इन्फेक्शन से फाइट करने वाला जो है सिस्टम वही डैमेज हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि वो बॉडी कभी भी उससे कोप अप नहीं कर पाएगी और मल्टीपल इन्फेक्शन से वो पीड़ित हो जाएगी। इसके बाद आगे दिया इन्होंने रेट्रोवायरसिस कहते हैं HIV को, HIV का दूसरा नाम है रेट्रोवायरस। इसको रेट्रोवायरस इसीलिए कहते हैं, रेट्रो का मतलब होता है पीछे चलने वाला,
नॉर्मली हम क्या देखते हैं, सेंट्रल डॉग्मा में डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए, इस आरएनए से बनता है डीएनए। इस प्रोसेस को, अब ये चूंकि उल्टा प्रोसेस है, इसीलिए इस वायरस को नाम दिया गया रेट्रोवायरस। इस प्रोसेस को, आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम इसको कैटालाइज करता है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रेट्रोवायरसेस यानी कि एचआईवी की पहचान है। इसके बाद आती है बात एचआईवी का ट्रांसमिशन कैसे होता है। एचआईवी का ट्रांसमिशन इन 4 तरीकों से होता है। हाँ, सबसे पहला तरीका है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जो पर्सन एचआईवी से पीड़ित है उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने से यानी इंटरकोर्स करने से, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने से ये बीमारी हो सकती है। मेल और फीमेल दोनों में, क्योंकि वजाइनल फ्लूइड हो या सेमिनल फ्लूइड हो, दोनों की में वायरस प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी के किसी सिक्रेशन में या किसी टिश्यू में कितना वायरस पाया जाता है उसके लिए टर्म यूज करते हैं वायरल लोड। वायरल लोड का मतलब कितने वायरस पार्टिकल्स हैं उस सिक्रेशन में। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि मदर जो बच्चे को मिल्क पिलाती है, ब्रेस्ट मिल्क, उस ब्रेस्ट मिल्क में वायरस प्रेजेंट होते हैं या नहीं, तो उसमें भी वायरल लोड होता है। हमारे ब्लड में भी है ना, सेमिनल फ्लूइड और वजाइनल फ्लूइड में भी है। इसके अलावा सलाइवा में भी वायरल लोड प्रेजेंट हो सकता है। तो कई बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि किस करने से यानी कि चूमने से एड्स नहीं फैलता, लेकिन उसमें वायरल लोड कम होता है, जो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट उतना नहीं कर पाता, लेकिन होता जरूर है। ठीक है, तो ये थी वायरल लोड के बारे में। इसके बाद दूसरा क्या दिया है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ, आजकल तो प्लाज्मा भी ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडी जो कोविड-19 के अगेंस्ट बना लिया है इम्यून सिस्टम में। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने दिया कि अगर कंटेमिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लाज्मा को ट्रांसफर कर दिया जाए एचआईवी से कंटेमिनेटेड, तो पर्सन को क्या हो जाएगा, एड्स होने का चांस है, यानी कि वो एचआईवी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तीसरा है इन्फेक्टेड नीडल्स। इन्फेक्टेड नीडल्स यानी कि ऐसी नीडल्स का यूज करना जो कि किस व्यक्ति ने यूज करी है पहले, एचआईवी पीड़ित व्यक्ति ने। अब वो उसके ब्लड के कांटेक्ट में आई होंगी और ब्लड से वायरस ट्रांसफर हो गया होगा नीडल्स पर। इसके बाद बात आती है, इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, एज इन द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स। जो ड्रग्स लेने वाले लोग होते हैं, जो इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं, वो इंट्रावीनस इंजेक्शंस लेते हैं, यानी कि अपनी वेन्स में ड्रग के इंजेक्शंस लगाते हैं। ऐसे लोगों को इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स कहते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, एंड फ्रॉम सेक्सुअल पार्टनर ड्रग एडिक्ट्स हू टेक ड्रग इंट्रावीनसली, चिल्ड्रंस बोर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर। अगला जो ट्रांसफर होता है वो होता है मदर टू प्रेग्नेंट मदर टू हर चाइल्ड। इसकी पॉसिबिलिटी 40% होती है, लेकिन अगर डॉक्टर समय पर डायग्नोज कर ले मदर को और उसके बाद एआरटी यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देना शुरू करे, तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है। इस पॉसिबिलिटी 40% से और नीचे लेके आ सकते हैं। थेरेपी मैंने कौन सी बताई, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी कि वो थेरेपी किसके अगेंस्ट काम करेगी, रेट्रोवायरस के अगेंस्ट काम करेगी।
इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलरली कब चाहिए होता है? लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलरली तब चाहिए होता है जबकि उनकी किडनी ठीक से काम ना कर रही हो, है ना। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? लगातार डायलिसिस करते रहना पड़ता है। तो ऐसे केस में लोग, और ऐसे ही केस में हमें फिर क्या करना पड़ता है कि एड्स का जो टेस्ट हो गया हो जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का ही हमें ब्लड लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी का भी ले लें। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट HIV इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, है ना। किस किस तरह से नहीं फैलता वो अब यहाँ पर दिया है। छूने से नहीं फैलता और सिर्फ बॉडी फ्लूइड से फैलता है। अगर हम यहाँ देखें मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर क्या होता है? बॉडी फ्लूइड्स, इन्फेक्टेड नीडल में ब्लड लगा रहता है, तो ब्लड की बात हो रही है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में भी फ्लूइड ट्रांसफर होते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड फ्लूइड से HIV फैलता है। इसके बाद फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग दैट द HIV infected person are not isolated from family and society. There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS. ये जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं लेटेंट पीरियड। जैसे किसी पर्सन की बॉडी में HIV ने एंटर किया, इसके बाद उसके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज होने में और फुल ब्लोन एड्स वाली कंडीशन आने में जितना टाइम पीरियड लगता है उसे कहते हैं लेटेंट पीरियड, जिसकी अवधि तुम्हारी बुक में कितनी दी है? 5 से 10 साल। इन 5 से 10 सालों में इस व्यक्ति को HIV पॉजिटिव तो कहेंगे, लेकिन इसको ये नहीं कहेंगे कि इसको एड्स हो गए। एड्स का मतलब है कि इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुका है। इसके बाद अब बॉडी में एंटर करने के बाद HIV क्या करता है वो इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है और फिगर 8.6 में भी बताया है। देखो 8.6 फिगर में एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखो रेट्रोवायरसेस जैसे ही आते हैं अपने इस टारगेट सेल के पास, जैसे ही रेट्रोवायरस टारगेट सेल के पास आए, टारगेट सेल यानी कि जिसके पास CD4 रिसेप्टर है और यानी कि मैक्रोफेज या फिर T हेल्पर सेल, ये क्या करता है कि अपना कोट बाहरी कोट देता है, प्रोटीन कोट, और अंदर से इंजेक्ट करता है अपना जेनेटिक मटेरियल। वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल, तो वायरस का RNA सेल के अंदर आ गया। अब इस RNA से बनेगा DNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इससे बन गया DNA। अब ये DNA होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेट होगा। होस्ट जीनोम मतलब जिस सेल के अंदर इसने एंटर किया था उसके जीनोम में यानी कि DNA में ये DNA जाकर जुड़ जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब ये वाला जीनोम यानी कि DNA अपनी कॉपी बनाएगा या अपने प्रोटीन्स बनाएगा, तब उसी के साथ साथ वायरस के प्रोटीन्स भी बनने लगेंगे, वायरस प्रोटीन। ठीक है। इसके अलावा जैसे ही वायरस का प्रोटीन बनने लगेगा तो उस प्रोटीन की मदद से और वायरस के RNA की मदद से इनकी क्या होने लगेगी? पैकेजिंग। पैक होने के बाद क्या बनेंगे? न्यू वायरस पार्टिकल्स। तो वायरस ने क्या किया, सेल के अंदर सबसे पहले अपना जेनेटिक मटेरियल यानी RNA भेजा। RNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या करवाया? DNA बनवाया। उस DNA को सेल के होस्ट सेल के जीनोम में इनकॉर्पोरेट करवा के पहले mRNA और फिर प्रोटीन, यानी पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन, उसके द्वारा बनवाए अपने काम के प्रोटीन जैसे सरफेस प्रोटीन्स, और फिर RNA और प्रोटीन्स की असेंबली यानी पैकेजिंग करके नए वायरस पार्टिकल्स बन गए। अब ये जो नए वायरस पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं? अगले दूसरे सेल्स को इफेक्ट करेंगे। जब ये सेल के अंदर ये साइकिल पूरी हो जाएगी तो ये सेल हो जाएगा बर्स्ट यानी फट जाएगा और इसके अंदर से बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स निकलेंगे।
आसपास के इसी जैसे दूसरे होस्ट सेल्स को ये इफेक्ट करेंगे, उनको अटैक करेंगे और उनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक एक भी टारगेट सेल बॉडी के अंदर बचा हुआ है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम इस तरह से नष्ट हो जाता है। तो ये जो डायग्राम है फिगर 8.6 और ये जो रेट्रोवायरस की रेप्लिकेशन साइकिल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आओ नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है ये देखो। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, तो ये सारी चीजें तो हमने अभी अभी डिस्कस कर ली है। अब जैसे बॉडी के अंदर ये मल्टीप्लाई करता है तो व्यक्ति को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सन सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। ये सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम infections that would have otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium. तो एक इन्फेक्शन जो इस डिजीज में हो जाता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जो क्या कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। इसके अलावा अब देखो और क्या एग्जांपल दिया है, पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा ये इनके इन्फेक्शंस इसमें हो जाते हैं। द पेशेंट बिकम्स सो इम्यूनोडेफिशिएंट दैट ही इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस। ऐसे इन्फेक्शन जिससे कि हमारी बॉडी नॉर्मली लड़ती रहती है लेकिन एड्स के दौरान उनसे पीड़ित हो जाती है। ऐसे इन्फेक्शंस को कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक यानी कि जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में, जो अवसरवादी हैं कि जैसे इम्यून सिस्टम वीक हो हमें उस बॉडी को अटैक करना है। टेस्ट कौन सा होता है, इसके टेस्ट का नाम है एलाइसा। एलाइसा टेस्ट यूज किया जाता है एड्स का टेस्ट करने में। एलाइसा की फुल फॉर्म बुक में लिखी हुई है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी। ठीक है, और कौन सा वाला एलाइसा, इनडायरेक्ट एलाइसा यूज किया जाता है। डायरेक्ट एलाइसा यूज किया जाता है एड्स के लिए। वो इसको इनडायरेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीजेंस की बजाय एंटीबॉडीज को मॉनिटर किया जाता है। क्या होता है ये मेथड, इसको हम स्टडी करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। जो अभी मैंने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बताई उसमें जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उनका नाम है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। और ये ड्रग्स करते क्या है, अभी अभी हमने रेप्लिकेशन साइकिल पढ़ी किसकी, HIV की। तो अंदर उसके एंटर करने से लेकर मल्टीप्लिकेशन तक जितने भी स्टेप हैं उन सभी स्टेप्स को ब्लॉक किया जाता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में इन ड्रग्स के द्वारा, है ना। ये मेथड उसमें यूज करते हैं क्योंकि अगर हम उसकी लाइफ साइकिल को ब्लॉक करेंगे तभी जाके उसकी मल्टीप्लिकेशन बॉडी में रुकेगी और फिर क्या करेगा, फिर इम्यून सिस्टम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ, है ना। ये सिर्फ उसके जीवन को लंबा कर सकते हैं, मौत से उसको बचा नहीं सकते। अब प्रिवेंशन ऑफ एड्स में देखो क्या क्या दिया है। एड्स का कोई क्योर नहीं है तो प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा है। HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स एंड नॉट समथिंग हैपन्स इनएडवर्टेंटली। न्यूमोनिया और टाइफाइड, यानी न्यूमोनिया और टाइफाइड तो व्यक्ति को तब हो जाते हैं जब वो बाई एयरबॉर्न होते हैं पैथोजन और उसकी बॉडी में एंटर करते हैं, लेकिन एड्स तब तक एंटर नहीं करेगा बॉडी में जब तक कि इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती जिसमें किसी इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडी फ्लूइड अंदर एंटर करे, तो उससे बचा जा सकता है। जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, न्यू बॉन्ड्स, तो ये पुअर मॉनिटरिंग की वजह से हो सकता है। एक्सक्यूज क्या है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या है कि अनभिज्ञता, ज्ञान की कमी। तो अनभिज्ञता व्यक्ति में होगी तो वो मर सकता है, उसको डिजीज हो सकता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस
क्षेत्र में अवेयरनेस फैला रही है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेको। ये भी एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद ब्लड जो है उसको सेफ बनाया जाए। ब्लड बैंक से लोग ब्लड लेते हैं, वहां पर उसको टेस्ट करके ही रखा जाए ताकि लोग उसे लें तो फिर वो इजी टू यूज और सेफ रहे। तो ब्लड को सेफ बनाया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सेफ बनाया जाए। पहला मेथड तो ये है। इसके बाद दूसरा क्या है, डिस्पोजेबल सिरिंज यूज की जाए। डिस्पोजेबल सिरिंज यूज की जाए। इसके बाद है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, यानी कि ऐसे जो बैरियर मेथड है जो कि फ्लूइड्स के ट्रांसफर को रोक सकते हैं उनको हम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके बाद एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV ससेप्टेबल पॉपुलेशन। ससेप्टेबल पॉपुलेशन यानी कि जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किस क्षेत्र से, जो कि जिसको हम कहते हैं ना सेक्स ट्रेड, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हम कहते हैं ससेप्टेबल पॉपुलेशन। जो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स करते हैं जैसे प्रोस्टिट्यूट, तो उन लोगों का क्या करना चाहिए, लगातार चेक करते रहना चाहिए क्या वो HIV पेशेंट तो नहीं। इसके बाद क्या लिखा है, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, इसका मतलब अगर अननोन पार्टनर के साथ कर रहे हैं, पहली बात तो ना करें, और अगर कर रहे हैं तो उसके साथ क्या करें, ये मेथड प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज किए जाए। इसके बाद बात आती है infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden, since then infection may be spread to more people. HIV तो इसके बारे में अगर हम लोगों से बुरा व्यवहार ना करें, है ना, उनके साथ भेदभाव ना करें, तो वो भी हमारे साथ घुल मिल के रह सकते हैं, और घुल मिल के रहेंगे तो फिर उन्हें छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अगर पता चल जाएगा तो हम उन लोगों को का अच्छे से ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। Unless society recognizes it as a problem to be dealt in a collective manner, the chances of wider spread of the disease increase manifold। क्योंकि लोग छुपा के रखते हैं तो वो बीमारी फैलती चली जाती है, क्योंकि ये एक तरह की क्या है, STD को भी लोग ऐसे ही छुपा के रखते हैं। It is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity together, यानी कि समाज और जो डॉक्टर्स हैं वो या साइंटिस्ट हैं वही मिलकर इसको दूर कर सकते हैं, इस बीमारी का फैलाव। ठीक है, तो एड्स के बारे में ये सब चीजें थी। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। ठीक है, सेकेंड टाइम में। थैंक यू।